प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। बीजगणित भाग 7। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि एक पद, द्विपद और बहुपद क्या होते हैं। एक पदी, द्विपद एवं बहुपद। नंबर 1, जिस पद में केवल एक पद होता है। एक पद किस प्रकार से, जैसे 4x², एक पद है 3xy -7z, 5x²y², 10y -9, 82 mn/p आदि। उपरोक्त सभी एक पदी व्यंजक के उदाहरण हैं, यानी इन सब में एक एक पद है। ये कोई भी प्लस माइनस के निशानों से नहीं जुड़े हुए हैं, केवल अकेले ही पद हैं जो हमें स्पष्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो व्यंजक होते हैं जिसमें केवल एक ही पद होता है उन्हें एक पदी व्यंजक कहते हैं। इसके बाद में आते हैं हमें द्विपदी या द्विपद व्यंजक क्या होते हैं। द्विपद जिसमें केवल दो ही पद हों, यानी दो पद वाला व्यंजक द्विपद कहलाता है। जैसे a+b, इसमें कितने पद हो गए, ये एक और एक ही दो पद हो गए। जैसे हमने पिछले भाग में पढ़ा था, पदों की संख्या की जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो 4l + 5m, इसमें दो पद हैं। a+4, इसमें भी दो पद हैं। 5 - 3xy, इसमें भी दो पद हैं। z² -4y² इत्यादि। ये सभी उपरोक्त हैं वो दो दो पदों के उदाहरण हैं। स्पष्ट रूप से हमें पदों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। a+b, यहाँ पर दो पद हैं। ये सारे व्यंजक हैं वो द्विपदीय या दो दो पदों के व्यंजकों के उदाहरण हैं। इसके बाद में आता है कि त्रिपद व्यंजक क्या होते हैं। त्रिपद व्यंजक, जैसे इसमें नाम से स्पष्ट है, त्रि मन तीन पदीय व्यंजक। तीन पदों वाले व्यंजक कौन कौन से होते हैं। तो तीन पदों वाले व्यंजकों में क्या होता है, तीन पद होते हैं। तो तीन पदों वाले व्यंजक क्या कहलाते हैं, त्रिपद व्यंजक कहलाते हैं, या उन्हें त्रिपद कहते हैं। जैसे इसके अंदर भी स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी a+b + c, इस व्यंजक में तीन पद हैं। इसमें 2x + 3y -5, इसमें भी तीन पद हैं। यहाँ माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ सारे माइनस के आ जाए चाहे सारे प्लस के आ जाए, चाहे एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, इससे यहाँ पर व्यंजक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें x² y -xy² + y², इस व्यंजक में भी तीन पद हैं जो स्पष्ट है दिखाई दे रहे हैं। तो एक पद वाला, एक पदी, द्विपद और त्रिपद, इसमें तीन प्रकार के व्यंजक हमने अलग अलग देखे। एक पद वाला, जैसे ये अकेला पद ही हो। द्विपद वाले में ये +c न हो तो ये दो हो जाएंगे, और त्रिपद वाले में ये तीनों हो तो वो त्रिपद वाला व्यंजक कहलाता है। इसके बाद में हम आते हैं बहुपद। ये जो ऊपर हमने जो अध्ययन किया था ये सभी बहुपद के उदाहरण हैं। इन सभी को बहुपद कहते हैं, परंतु उनके नाम दिए गए हैं। एक पद वाले को एक पद कह दिया, एक पदी कह दिया, द्विपदी कह दिया, और तीन पद वाले को त्रिपदी कह दिया। वैसे सारे ये जो उदाहरण ऊपर हमने समझे थे ये सारे क्या थे, बहुपद के उदाहरण थे। ये सभी बहुपद हैं, बीजीय व्यंजक हैं, परंतु उनके नाम दे दिए। अब जब 4 के बाद स्टार्ट होता है तब हम क्या कहते हैं, इनको बहुपद कहना शुरू कर देते हैं। वैसे होते सारे बहुपदी हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पे अपने ध्यान से देखें, a+b + c + d, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। 1 2 3 और 4। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 है 3xy। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 7xyz - 10। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2x + 3y + 7z। तो इसमें पदों की संख्या 4 है, इसमें केवल अकेला पद है। इसमें पदों की संख्या 2 है, और इसमें पदों की संख्या 3 है। ये सभी बहुपद के उदाहरण हैं, परंतु तीनों जो पहले तीन होते हैं इसको एक पदीय व्यंजक बोलेंगे, इसको द्विपद या द्विपदीय बोलेंगे, और इसको त्रिपदीय या त्रिपद व्यंजक बोलते हैं। बाकी
ये सारे हैं वो बहुपदी कहलाते हैं, चाहे एक पद का हो, दो पद का हो या तीन पद का हो, इन सभी को बहुपद कहते हैं। पदों की संख्या हम आसानी से गिन सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें अकेला पद है, इसमें एक और दो पद हैं, इसमें 1, 2 और 3 पद है। तो ये सारे बहुपद कहलाते हैं। और सुविधा की दृष्टि से कुछ एक को 1, 2 और 3 नाम दे दिया गया है। अब है वो इनके ऊपर ध्यान दो, कुछ पद लिखे हुए हैं, 7x 14x माइनस का 13x, 5x स्क्वायर 7y 7xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 5yx। यहाँ पर कुछ पद लिखे हैं, तो इसमें हमने छांटने हैं कि समान पद कौन कौन से हैं और असमान पद कौन कौन से हैं। समान पद क्या होते हैं? समान पद में हमें ये ध्यान देना है कि जिसमें चर है वो सारे समान हो और चर की घात भी समान हो। जैसे इसमें 7x है, x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है और इसमें भी x की घात 1 है। x की घात 1 का मतलब मैं यहाँ पे आपको दोहरा दूं कि इस x में और इसमें ये दोनों एक ही बात है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। x की घात इसमें एक ही है जो कि लिखी नहीं जाती है, क्योंकि एक का लिखना उचित नहीं रहता। ये अकेला x ही है, एक x ही बोलते हैं इसको, एक x बोल दो चाहे x बोल दो, जब तक 2, 3 या 4 नहीं लगते हैं तो ये सिर्फ x ही है और x की घात एक कभी नहीं बोली जाती। यहाँ पर एक होती है, अपने आप इसको समझा जा सकता है। तो यहाँ पर इन तीनों में x की घात है वो 1 1 है। तो यहाँ पर समान पद कौन कौन से हो गए इन तीनों में से? जैसे ये अलग तरह के निशान लगाए हुए हैं, 7x 14x और माइनस 13x, ये समान पद हैं। इसके बाद में हम लेते हैं एक्स वाई वाला। एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है, चाहे एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को 4 से गुणा कर दो चाहे 4 को 3 से गुणा कर दो। तो ये जो 7xy और माइनस 5yx है, ये दोनों समान पद हैं। इसके बाद में ये बच गया हमारा 5x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 9x स्क्वायर, तो ये दोनों भी समान पद हो गए। इसके अंदर जैसे अब ये पद बच गया 7y। 7y सिर्फ अकेला पद है, क्योंकि y की घात 1 वाला यहाँ पर कोई भी पद हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इसके साथ का कोई भी समान पद इसमें नहीं है, ये अकेला है। इसके बाद में इसको भी आप देख सकते हो, माइनस का 9y स्क्वायर, तो y की घात 2 वाला इसमें कोई भी पद नहीं है, तो ये भी अकेला है, यानी ये समान पद नहीं है। तो ये क्या हो गए? असमान पद हो गए। अब ये समान और असमान में एक बार पुनः आप ध्यान देने में भी, समान पद क्या होगा? समान पद छांटते समय आपको केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो चर है वो घात में समान होने चाहिए। यहाँ पर अंकों का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अचर पद हैं जो 13 माइनस का 14 और 7, इनका यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। हमें केवल यहाँ पर ध्यान देना है कि x x x ये समान दिखाई देने चाहिए। आप घात समान मान लो या चाहे यूँ कह लो कि ये एक जैसे होने चाहिए। इसमें देखो x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो जो चर राशि है या चर पद है उसका घात है वो समान होना चाहिए। इसके अंदर देख लो x y है, इसमें y x है, x y और y x में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देख लो x की स्क्वायर है, इसमें भी x की स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस का और अंक का यानी अचर पद का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो कितना भी हो सकता है, केवल घात है वो चरों की समान होनी चाहिए, वो सारे समान पद होंगे, बाकी क्या होंगे? असमान पद होंगे। तो समान पद छांटते समय हमें केवल घात पे ध्यान देना है। जैसे इसमें x है, आप कहोगे इसमें भी x है जी, तो ये समान क्यों नहीं हुए? ये समान इसलिए नहीं हुए क्योंकि अगर हम x के ऊपर ध्यान दें यानी चर के ऊपर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये समान पद नहीं हो सकते क्योंकि घात अलग अलग है। हमें समान पद छांटते समय दिखाई भी देना चाहिए कि जो हमने छांटा है वो एक जैसा है या नहीं। यहाँ पर भी हम ध्यान दे सकते हैं, अपना तरीका खुद का अपना सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे कहो कि 7xy है और ये 7y है, ये समान क्यों नहीं हुए? ये समान इसलिए नहीं हुए कि इसमें
दो चर राशियां हैं x और y, इसमें केवल y है। यहाँ 7 का कोई औचित्य नहीं है, चाहे 7 हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें 7xy में 7 है और यहाँ पे -5 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें केवल यहाँ पे ध्यान देना है कि xy इसमें है और xy इसमें भी है, तो ये दोनों समान पद होंगे, अन्यथा समान नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने इसमें समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं उसमें छांटना हमने सीखा है। एक और ध्यान दीजिए आप, दूसरे एग्जाम्पल में, निम्न में समान पदों को छांटिए, कि इसमें समान पद कौन कौन से हैं उसको छांटना है। तो पद इसमें दिया हुआ है 3pq -5p 6q + 5 -8pq p² + q और qp। अब इसमें समान पद छांटने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे कि क्या pq जैसा इनमें कोई और दिखाई दे रहा है। pq दोनों आने चाहिए, इसमें q नहीं है, इसमें ये अलग से प्रकार से हो गया, प्लस का आ गया, ये दो पद का हो गया। तो इस जैसा pq हमें इसमें दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, ये जो pq है ये इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, ये दोनों पद समान पद हो जाएंगे। कौन कौन से, 3pq और -8pq। और भी क्या है क्या इसमें, इसमें भी देखो भाई, pq की जगह क्या दे दिया, qp। ये बदल के क्यों दिया है, ताकि हम समझ जाएं कि चाहे qp हो चाहे pq हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपने गुणा करते हैं ना, पुनः समझो, चाहे 3 को 4 से गुणा कर दो और चाहे 4 को 3 से गुणा कर दो, तो 3 चौके कितने होते हैं 12, और 4 तिये भी कितने होते हैं 12। तो यहाँ पर उत्तर गुणा में वही आएगा, चाहे 3 को 4 से गुणा कर दो चाहे 4 को 3 से गुणा कर दो। तो इसमें भी क्या है, ये pq और फिर ये pq और फिर ये qp, ये तीनों समान पद है। बाकी समान पद नहीं है, बाकी असमान पद हैं, क्योंकि इन जैसा इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर जैसे -5 भी पड़ा है, क्या आपको अकेले p वाला कोई इसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये असमान पद है, ये भी असमान पद है और ये भी असमान पद है। तो समान पद हमने इसमें छांट लिए कि समान पद क्या होते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं। अब इसमें कुछ रिक्त स्थान के सवाल हैं, वो समझने का प्रयास करेंगे कि चरों और अचरों से क्या बनते हैं भाई। चर और अचर, उससे क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। चर और अचर, चर क्या होते हैं, एक्स वाई, ये चर है, x है, y है, z है, ये क्या होते हैं चर। और अचर क्या होते हैं, 2 है, 4 है, 6, जो अंक है वो अचर होते हैं और ये चर होते हैं। चर, चर का मतलब क्या हो गया, जो जगह जगह चढ़ने वाला हो उसे चर बोलते हैं। चर स्थिर नहीं है, ये स्वतंत्र है, इसका मान अंकों पर निर्भर करता है। जो भी हम x y z का मान रखेंगे तो उसका अलग अलग मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चर और अचर, बीजगणित किससे मिलकर बना, चर और अचर से बीज ये व्यंजक बन गए, या अपने कह सकते हैं कि बीजगणित का निर्माण ही चर और अचर को मिलाने से होता है। इसके बाद में दूसरा रिक्त स्थान है, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान खाली स्थान के मान पर निर्भर करता है। किसके मान पर निर्भर करता है, चरों के मान पे। विचर का मान क्या होगा, उसके ऊपर ही बीजीय व्यंजक का मान है वो निर्भर करेगा। चर का मान बदलता जाएगा तो बीजीय व्यंजक का मान भी बदलता जाएगा। इसमें तीसरा है p² q, 4p² q -4pq² में पदों की संख्या कितनी है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, ऊपर भी छांटा था हमने, कि पद, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया, तो पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, 2 हो गई। चौथे में 21xy में y का गुणांक कितना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें पूछ रहा है y का गुणांक, तो y आप छोड़ दीजिए, y को आप छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया हमारे पास 21x। तो 21xy में y का गुणांक 21x आ गया। इसमें अगर xy का गुणांक पूछे भी, xy का गुणांक कितना है, तो xy का गुणांक हमारा 21 होगा। यानी जिसका भी गुणांक पूछा जाता है उसको छोड़ दो, बाकी सारा उत्तर होगा, उसका गुणांक होगा। तो इसमें मैं एक आपको इसमें काम आने वाली वो ज़रूरी
बात है बता रहा हूँ, उसको भी आप समझ लें। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 64, तो हमने क्या करना है, 64 के यहाँ पे मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 64 में 2 का जब हम भाग देते हैं, तो 64 में 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, उसका आधा करना। और वैसे हमें यहाँ मौखिक रूप से भाग देना आना भी चाहिए। तो 64 के लिए मैं 2 का पाड़ा पढ़ता हूँ। तो 2 तिये 6, 6 के नीचे 6 लिखा, कुछ नहीं बचा, 4 उतारा, 2 दूनी 4। और वैसे अपने यहाँ अपना फार्मूला भी अपना सकते हैं कि 32 दूने 64। मैं यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो फिर 2 का भाग हम पुनः देते हैं। और यहाँ पर ये भी हम ध्यान रखें कि 2 का ही भाग सबसे पहले देना है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। और इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। कोई भी जो रकम है, चाहे कितनी बड़ी हो, उसके अंदर अगर इकाई का अंक हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, तो उस पे 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, तो इसमें 2 का भाग फिर 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 12, 2 छिके 12, 16 दूनी 32, 32 दूने 64। फिर 2 का भाग 2, तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर 2 का भाग 2, तो 2 चौके 8। फिर 2 का भाग 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी 4। और फिर 2 का भाग 2, तो हमारे पास आ गया 1। जब हमें 1 प्राप्त हो जाता है, तो हमारी भाग की जो प्रक्रिया है जो हमने की है, ये भी एक भाग देने का तरीका ही है, अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य का मतलब है इस तरफ जो भी हमें प्राप्त होगा उसके और आगे टुकड़े नहीं हो सकते, वो अंतिम होंगे, यानी अभाज्य होंगे। और इसी विधि से जो मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनको गुणा के रूप में लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ हमें इस साइड में है वो 6 दुए प्राप्त हुए हैं, 2, 2, 6 बार। तो इनको गुणा कर लो चाहे आप दोबारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूने 64। और यहाँ पर अगर मैं इसको विस्तारित रूप है ये, इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 2 की घात 6, यानी 2 यहाँ पर 6 बार गुणा हो रहा है। तो 64 है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कई बातें सीखने को मिली, बार बार अपने दोहराएंगे बीच बीच में, तो हम भूलेंगे नहीं पीछे वाली जो बात है कि ये यहाँ पर हमने ये 64 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं। एक नियम इसमें ये सीख लिया कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तीसरा हमने ये सीखा कि 64 को 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं। ये घात का अंक बोलते हैं, घातांक, और ये आधार है। जैसे 2 की हमारा 6 आया था, तो ये है घातांक या घात का अंक। और ये 2 क्या है हमारा, ये है आधार। तो 2 की घात 6 बोलेंगे हम इसको। तो 6 तो घात है या घात का अंक है, और 2 इसका आधार है जिसके ऊपर ये खड़ा है। 2 की घात 6 इसका संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। जब बड़े रूप में करते हैं तो 2 की घात 6 का मतलब है ये जो 2 है इसको 6 बार गुणा के रूप में लिख दें। और जब हम गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। देखो इसमें 64, ये भी 64 और ये भी 64 ही कहलाता है। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, इनके रूप है वो अलग अलग बदले गए हैं, इनके रूप अलग अलग दिखाए गए हैं। 2 की घात 6 भी 64 होता है, और ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा है, ये भी क्या होता है, 64 होता है। एक अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं इसके अंदर, 125 ले लें जैसे अपने। अब 125 है, तो 125 के ऊपर क्या 2 का भाग जाएगा? 2 का भाग जाने के लिए हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जैसा कि ऊपर वाले सवाल में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें किसका भाग जाएगा? अगर 3 का देना चाहूँ मैं तो 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अंकों का योग 5 और 2
7 और 1 8 है। इसमें अंकों का योग कितना है? 1 + 2 + 5, 5 और 2 7 और 1 8। इसमें अंकों का योग 8 है। अगर अंकों का योग 9 होता तो 3 के पहाड़े में 9 आता है। अगर अंकों का योग 3 हो, 9 हो, 27 हो तो क्या है, उसके ऊपर 3 का भाग जाएगा, अन्यथा 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर 2 का भी नहीं जाता और 3 का भी नहीं जाता। तो किसका जाएगा? इकाई का अंक 5 है। तो अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो तो किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। इसके ऊपर 5 का भाग जाएगा तो 5 का भाग देते हैं हम। 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 5 25, 5 दूनी 10, बच गए 2, 10 12 के नीचे लिखेंगे, 5 5 25, फिर 5 का भाग दिया 5 पर, 5 5 25, फिर 5 पर 5 का दिया 1। तो ये हमारे इसके साइड में क्या है, वो सारे अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हो गए। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 25 = 5 × 5 × 5, और ये इसका विस्तार रूप है। ये हमारा बन जाएगा 5⁻3, 5⁻3। तो ये 25 है, ये भी 125 के हो गए, 5 5 5 125, ये भी 125, और ये 5⁻3 भी क्या होता है? 125 होता है। तो हमने यहाँ पर 3 नई चीज़ें सीखी कि जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 और 2 का भाग जाएगा। अंकों का योग, अगर अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। और इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसके ऊपर 5 का भाग जाएगा। तो ये इसमें 3 नई चीज़ें भी सीखी, इनको भी हमें बार बार दोहराना है, देखना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं वो तरीका भी इसमें सीख लिया। बाकी अगले भाग में। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।